हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सम्मान द ऑनर क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। साथ ही सभी प्रश्नों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस किया है। साथ ही साथ सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन भी करवाया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन ए है भगत सिंह को, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देश रत्न या अजातशत्रु कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो अब तक पहले और आखिरी राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार बनने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1957 में दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए, जो 1962 तक इस पद पर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी बने थे। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 2 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है यकृत, या ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आइए देखते हैं इस सवाल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हिपेटोसाइट नाम की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। यानी कि यकृत जो है मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हिपेटोसाइट नाम के कोशिकाओं से बनता है। मानव शरीर में पेट के दाईं ओर स्थित होता है। यकृत जो है ये मानव शरीर के पेट में जो है वो दाईं ओर होता है। यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत वह अंग है जो बड़ी मात्रा में विटामिन ए का जो है भंडारण करता है। यकृत अपने अंदर जो है बड़ी मात्रा में विटामिन ए को संचित कर लेता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी कहाँ? यकृत में ही होता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में अमोनिया और यूरिया का निर्माण होता है। हेपेटाइटिस जो एक वायरल बीमारी है, ये जो है लीवर को ही प्रभावित करती है। हेपेटाइटिस वायरस से होने वाली बीमारी है जो लीवर को यानी कि यकृत को प्रभावित करती है। यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। पूछा जाए कि मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो लीवर को यानी कि यकृत को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। यकृत शरीर का एक ऐसा अंग है जो सबसे अधिक तापमान को उत्पन्न करता है। मानव शरीर का अंग जो सबसे अधिक तापमान उत्पन्न करता है उसको भी यकृत कहते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? यानी कि अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र है उसके संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन डी राज्यसभा को। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। किसी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। राष्ट्रपति को किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।
भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 और 244 ए में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किया गया है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य के किसी भी नियम को संशोधित या निरस्त कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के सहमति से ही वो ऐसा कर पाएगा। यानी कि अगर राज्यपाल किसी भी क्षेत्र को, जो अनुसूचित क्षेत्र है, उसके नियमों को निरस्त करना चाहता है या संशोधित करना चाहता है तो ये केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही कर पाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण के लिए 1960 में UN ढेबर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। UN ढेबर कमेटी के जो गठन किया गया था वो 1960 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कल्याण पर रिपोर्ट के लिए किया गया था और ये ऐसा करने वाला पहला आयोग था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 4 है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य का जो महाधिवक्ता है वो विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 124। तो जो राज्य का महाधिवक्ता है वो अनुच्छेद 177 यानी कि 177 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? वो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो महाधिवक्ता है राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी, जो विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति मंत्री परिषद की सहायता पर कौन करेगा? राज्यपाल करता है। राज्य का जो महाधिवक्ता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, यानी कि जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक वो उस राज्य का महाधिवक्ता बना रहेगा। और अगर किसी राज्य का महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र सौंपना चाहता है तो ये भी राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देगा। अगले पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, यानी किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 194 में 194 में क्या है कि राज्य के महाधिवक्ता के कार्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। राज्य के महाधिवक्ता की कार्य और शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 194 में किया गया है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 5 है कि किस मुगल कालीन शासन के शासनकाल को हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय काल कहा जाता है? ऐसा कौन सा शासक था मुगल कालीन शासक जिसके शासनकाल को हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय काल कहा जाता है? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है जहांगीर या ऑप्शन डी अकबर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अकबर के शासनकाल को हिंदू एवं मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय काल कहा जाता है। आइए देखते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था जो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासक बना रहा। 1556 ईस्वी में से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर जो है मुगल साम्राज्य का शासक बना रहा। आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला सुलह-कुल महोत्सव की शुरुआत अकबर के शासनकाल में की गई थी, जिसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सुलह-कुल महोत्सव को जो आगरा में मनाया जाता है उसे हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। इसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में की गई थी। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न जो इस प्रकार हैं, अबुल फजल है, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना है, बीरबल है, मुल्ला दो प्याजा हैं, फैज़ी हैं, राजा मान सिंह हैं,
राजा टोडरमल हैं, फ़कीर अजीज़ुद्दीन हैं और तानसेन हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 रत्न इस प्रकार हैं: अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल है, मुल्ला दो प्याज़ा हैं, फैज़ी है, राजा मान सिंह है, राजा टोडरमल हैं, फ़कीर अजीज़ुद्दीन और तानसेन हैं। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्विक रिवीजन इन सभी 5 क्वेश्चनों का। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि देश रत्न और अजातशत्रु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। सवाल नंबर 2 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत सबसे ज़्यादा विटामिन ए का संचित अपने अंदर कर लेता है। सवाल नंबर 3 है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को क्या है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। सवाल नंबर 4 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो अनुच्छेद 177 के अंतर्गत जो राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्य के विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। और जो महाधिवक्ता का जो प्रावधान किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत किया गया है। सवाल नंबर आखिरी 5 नंबर है कि किस मुगलकालीन शासक के शासनकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का समन्वय काल कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय काल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 5 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।